नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। द वायर कोविड बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको कोविड-19 से जुड़े तमाम अहम अपडेट्स देंगे। बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको कोरोना से जुड़े आंकड़ों के बारे में बता देते हैं। भारत में 30 अप्रैल को कोरोना के 4,01,993 नए मामले आए। इसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,91,64,969 हो गई है। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई इस जानकारी के साथ बताया गया कि 3,523 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 2,11,853 हो गई है। भारत में यह पहला दिन था जब संक्रमितों की संख्या 4 लाख के पार निकल गई। दूसरी खबर वैक्सीनेशन से जुड़ी है। 1 मई से देश भर में 18 साल से 44 साल की उम्र के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई है, लेकिन मुंबई में लोग रजिस्ट्रेशन के बाद भी भटकते नजर आ रहे हैं। या तो टीकाकरण केंद्रों पर जवाब देने के लिए कोई है ही नहीं, या फिर एक ही जवाब मिल रहा है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वहीं पुणे में वैक्सीन लगाई जा रही है। नागपुर में भी कहा गया है कि 2 बजे के बाद टीकाकरण होगा। टीके की खुराकों की कमी का हवाला देकर कई राज्यों द्वारा 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू करने में असमर्थता जताए जाने के बीच केंद्र ने शुक्रवार को कहा है कि कुछ राज्य जिन्होंने पहले से ही उत्पादकों से समन्वय किया था, वो निर्धारित तिथि पर अभियान शुरू करेंगे, यानी उन राज्यों में 1 तारीख से ही टीकाकरण होगा। केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी नए अभियान को शुरू करने पर उसके गति पकड़ने में वक्त लगता है और टीकाकरण अभियान का यह तीसरा चरण भी समय के साथ लय में आ जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य टीका उत्पादकों से खुराकों की खरीद के लिए समन्वय कर रहे हैं और केंद्र आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा, टीकाकरण कुछ राज्यों में 1 मई से शुरू होगा, जिन्होंने पहले ही उत्पादकों से समन्वय किया है। किसी भी नई कवायद या प्रक्रिया को गति पकड़ने में समय लगता है तथा धीरे धीरे और केंद्र बढ़ जाएंगे। कुछ समय में यह कार्यक्रम स्थिर हो जाएगा। दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कुछ राज्यों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन की खुराक नहीं है, जिससे वे 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान शुरू नहीं कर पाएंगे। बुलेटिन में अगली खबर दक्षिण भारत के तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी प्राइवेट अस्पतालों में 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखे जाएं। इनमें सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड शामिल हैं। इसी तरह के आदेश अन्य राज्यों में भी दिए जा रहे हैं, मगर इस तरह के आदेश का पालन होते हुए जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। बेहतर यह होगा कि तमिलनाडु सरकार इस आदेश का कड़ाई से पालन करवाए। अगली खबर गुजरात से है। गुजरात में एक बड़ा हादसा हो गया है। गुजरात के भरूच के पटेल वेलफेयर कोविड अस्पताल में आग लगने से 16 लोगों की मौत हो गई है। जिस वक्त यह आग लगी, अस्पताल में 50 मरीज और भर्ती थे। इन सभी को आसपास के अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल के ट्रस्टी जुबैर पटेल ने 14 मरीज और 2 स्टाफ नर्स की मौत की पुष्टि की है। इस 4 मंजिला अस्पताल में 50 मरीज और भर्ती थे। हादसे पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले मरीजों, डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों के प्रति संवेदनाएं हैं। दुर्घटना में पीड़ित प्रत्येक परिवार को राज्य सरकार 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। बुलेटिन में अगली खबर मध्य प्रदेश से है। देश में एक तरफ वैक्सीन की कमी है, वहीं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कोरोना वैक्सीन से भरा ट्रक लावारिस हालत में मिला है। बताया जा रहा है कि इस ट्रक में 2,40,000 वैक्सीन मिली हैं। 7 घंटे तक ये ट्रक चालू हालात में बिना ड्राइवर के सड़क किनारे खड़ा रहा। ये वैक्सीन से भरा ट्रक हैदराबाद से हरियाणा के करनाल जा रहा था। पुलिस ट्रक के ड्राइवर की तलाश में जुटी है, जो वैक्सीन से भरे ट्रक को इंजन ऑन करके इस तरह सड़क किनारे छोड़कर चला गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने नरसिंहपुर से इस ट्रक को रवाना कर दिया है।
अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो वैक्सीन गलत हाथों में जा सकती थी और फिर इसकी कालाबाजारी भी होने की संभावनाएं थीं। पुलिस ने बताया, हमने मौके पर पहुंचकर वहां देखा कि ट्रक में कोई ड्राइवर या कंडक्टर नहीं था। दस्तावेजों से जानकारी मिली कि ट्रक में कोरोना वायरस की वैक्सीन है। ट्रांसपोर्टर ने बोला कि ड्राइवर से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरा ड्राइवर हम भेज रहे हैं, तब तक आप ट्रक की सुरक्षा प्रदान करें। बुलेटिन में अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में जहां एक ओर कोरोना वायरस का कहर जारी है, लोग लगातार कोरोना वायरस से अपनी जान गंवा रहे हैं, इसी बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहा है, जिसकी जानकारी हम आपको कोविड-19 बुलेटिन में लगातार दे रहे हैं। हमने आपको पिछले बुलेटिन में बताया था कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षा मित्रों, शिक्षकों और अनुदेशकों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ ने मांग की है कि सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग 2 मई को होने वाली पंचायत चुनाव मतगणना स्थगित करें, अन्यथा समस्त शिक्षक चुनाव मतगणना ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे। वहीं पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनावों की मतगणना की प्रक्रिया को कल से शुरू करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने ये अनुमति राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए दी है कि मतगणना केंद्रों पर कोरोना से बचने के पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। साथ ही कोविड दिशा निर्देशों का पालन भी किया जाएगा। बुलेटिन के अगले चरण में हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे। इन वीडियोस के कुछ दृश्य आपको विचलित जरूर कर सकते हैं, मगर वर्तमान स्थिति को समझने के लिए इनका देखा जाना और इनका दिखाया जाना बेहद जरूरी है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, दूसरी तरफ राजधानी के बत्रा अस्पताल में मरीजों को जान गंवानी पड़ी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली के बत्रा अस्पताल की तरफ से ये बताया ही जा रहा था कि उनके पास बहुत कम ऑक्सीजन बची है। इसी दौरान कुछ ही देर बाद खबर आई कि बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 8 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल थे। हालांकि बत्रा अस्पताल को इस बीच ऑक्सीजन की सप्लाई भी पहुंच गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल की तरफ से जारी बयान में बताया गया है, हमें समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली। दोपहर 12 बजे ही हमारी ऑक्सीजन खत्म हो चली थी। हमने जिंदगी गंवा दी है, जिसमें हमारे अपने एक डॉक्टर थे। हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में आज 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए। अगर इसका पालन नहीं किया गया तो अदालत अवमानना की कार्रवाई कर सकती है। अगर ये काम पूरा नहीं होता है तो DPIIT के सचिव को अगली सुनवाई में अदालत के सामने हाजिर होना पड़ेगा। अब पानी सर से ऊपर बढ़ चुका है। बत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर SCL गुप्ता के इस वीडियो को देखिए, जिसमें वे बत्रा अस्पताल में हुई घटना को बता रहे हैं। जब तक ऑक्सीजन आई यहाँ पर तब तक हमारे 8 पेशेंट नहीं रहे। अच्छा, 8 पेशेंट की डेथ हो गई। मतलब हम सही मैं बता रहा हूँ कि इतना दुखी वो नहीं है। कोई पेशेंट अच्छा हो सकता हो, कोई पेशेंट अच्छा हो सकता है और पेशेंट इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं। शर्म की बात है भाई, राजधानी है दिल्ली की, हमारे यहां ये हालत है तो आप पूरे देश का इमेजिन कर सकते हैं वहां क्या होगा। जितना हमारी जरूरत है आप हमको उतनी दे नहीं रहे, जो दे रहे हैं वो इरेगुलर दे रहे हैं। हमारी तरफ से जब हम उनसे बात करते हैं कहते हैं हमारे पास ही नहीं है। तो भाई देखो, कहीं ना कहीं सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए ना कि अब या तो अस्पताल बंद करें, एडमिशन बंद करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन बेचारे मरीजों का क्या फॉल्ट था, मुझे ये बता। तो ये जो 8 मरीज थे ये आईसीयू में थे क्या? हमारे हैं 6 आईसीयू में थे और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अस्पताल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर RK हिमतानी, वो भी इस ऑक्सीजन की कमी के शिकार। जिस तरीके से आप गुहार लगा रहे थे कि 15 मिनट का बचा ऑक्सीजन, मगर ऑक्सीजन आने में काफी लेट हो गया।
30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, हमने एक एक मिनट की जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को दी। जहां जहां हम पहुंच सकते थे, और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दी, हमने आपके माध्यम को भी बताया कि आप लोग भी कुछ करें, जिससे सरकार तक ये आवाज पहुंचे कि एक्चुअली जो हो रहा है वो ये है, और जिसकी वजह से जितनी जल्दी हो वहां पहुंचा है। अगला वीडियो गोरखपुर का है। गोरखपुर के शमशान घाट में जल रही चिताओं को फ्लाईओवर से गुजर रहे लोग कहीं देख न लें, इस डर से सरकार कुछ इस तरह की व्यवस्था कर रही है। आप खुद ही देखिए इस वीडियो को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस की महामारी के बीच आज अपने आवास से बाहर निकले हैं। किसी अस्पताल का जायजा लेने के लिए नहीं, बल्कि गुरुद्वारा सीसगंज साहिब में मत्था टेकने के लिए। मौका था गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व का, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार की सुबह सुबह गुरुद्वारे पहुंचे। आपकी जानकारी के लिए बस इतना बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है और धार्मिक स्थलों पर जाने की मनाही है। कोविड से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द हम कोरोना से इस जंग को जीत सकें। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाहर निकलने पर मास्क लगाइए और बेवजह बाहर निकलने से ज़रूर बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि